नमस्कार, मैं एनके सिंह। दोस्तों, ट्रंप ने अचानक अपना रवैया बदला और ये क्यों कहा कि हफ्ते 2 हफ्ते में ईरान के बारे में कि हमला करना है कि नहीं फैसला लेंगे। दरअसल अमेरिका और इज़राइल पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए और अब ये टाइम चाहते हैं। टाइम 2 चीज़ों के लिए। क्या समझौता वार्ता हो सकती है? ईरान को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हुआ कैसे? वो व्यक्ति जो कह रहा था कि हम उनको खामेनी को मारेंगे नहीं, वो अचानक यहाँ तक कैसे आ गया? खामेनी को मारने की जगह ये 2 हफ्ते में फैसला लेंगे और जब लग रहा था कि बम बस गिरने ही जा रहा है, सब कुछ तैयार है, ये अचानक हुआ कैसे? इसको आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। दरअसल हुआ ये कि इनका जो 7 लेयर आयरन डोम था, इनका जो 7 लेयर डिफेंस मैकेनिज्म इज़राइल का था, वो टूट गया। जब अस्पताल पे ये मिसाइल गिरा, तो ये 7 लेयर का जो तथाकथित था, जिसमें एक अमेरिका का था और 6 इन्होंने डेवलप किए थे, वो सातों जो अस्त्र थे, वो सातों ध्वस्त करके और सच ये है कि जो 440 मिसाइल्स ईरान से आए थे, उसमें ठीक है आपने 400 तो मार दिए, 400 तो हवा में उड़ा दिए, लेकिन और कई को 2-2 बार उड़ाया आपने। लेकिन हकीकत ये है कि जो 40 लैंड किए, ये इनके हाथ के तोते उड़ गए, इज़राइल के। और तब ये कहने लगे साहब ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है और तब यूएन का चार्टर का फलाना रिज़ॉल्यूशन नंबर ये है, इस पे आप नागरिक पे हमला नहीं कर सकते, ये सब होने लगा। ट्रंप ये बात साफ समझ गए कि इज़राइल का लेयर वर अब ध्वस्त हो रहा है क्योंकि जिस मिसाइल से मारा गया था, वो फत्ताह मिसाइल है, जो कि 6000 किलोमीटर की रेंज है, जबकि इज़राइल बमुश्किल तमाम 2000 किलोमीटर से कम का है, जहाँ पे ये गिराना जाना है। अब एक चीज़ और भी थी, अमेरिका परेशान क्यों हुआ? अमेरिका में ट्रंप का विरोध होने लगा। अमेरिका का ज़बरदस्त विरोध हो रहा है कि ये जो सौदा आप करने जा रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म एक वॉर में आप घुसने जा रहे हैं, जबकि आपने कहा था कि हम वहाँ पे इंडस्ट्री लगाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसकी जगह ये बिन बुलाए ये वॉर ले रहे हैं। इसको लेके ट्रंप के अपने लोग इनके खिलाफ होने लगे। और दूसरा ये हुआ कि ये लगा कि क्या वाक़ई अगर हम फेल हो गए और फर्दों के प्लांट को जो ईरान में है, उसको हम ध्वस्त नहीं कर पाए, तो उसके बाद ईरान का रिटेलिएशन क्या हो गया? क्योंकि उसने जो मिसाइल का रेंज दिया है, वो इनकी समझ में नहीं आया कि वो मिसाइल कितने तगड़े हैं। क्योंकि हुआ ये कि इन्होंने जो ऑपरेशन किया था, वो राइजिंग लायन नाम से इज़राइल में शुरू किया था। जो ईरान का हमला था, वो था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ये तीसरा चरण था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस कि बिल्कुल वादा, असली वादा करेंगे। और ट्रू प्रॉमिस में किया क्या? ये इनका 13वां वेव था ईरान का, जो लहर थी, जो हमले की लहर कहते हैं। और 13वें लहर में इन्होंने जो मिसाइल इस्तेमाल किया, ये हाइपर सुपरसोनिक था। ये सिर्फ सुपरसोनिक नहीं था, ये हाइपर सुपरसोनिक था। ये इज़राइल के वो सारे जो 7 लेयर थे, उसको खत्म कर दिया। वो लेयर कौन-कौन से थे? एरो, डेविड स्लिंग। ये एरो जो होता है, ये लॉन्ग रेंज के लिए होता है, लॉन्ग रेंज को हवा में खत्म करता है। और इसके अलावा ये मिडिल और लॉन्ग रेंज के लिए होता है, जो हवा में खत्म करता है। डेविड स्लिंग, आयरन डोम। और उसके बाद यूएस के 2 सिस्टम यूएस ने इसके अलावा दिए थे, वो भी फेल हो गए। उसके बाद छठवां था इज़राइल का अपना लेसर बीम, कि साहब हम तो लेसर बीम से कोई भी मिसाइल आ रहा है, उसको दे देंगे, हमारे पास इंटरसेप्टर की भी जरूरत नहीं, हम तो ऐसे लेसर बीम लगाएंगे और टूट जाएगा। कोई भी मिसाइल आएगा वो वहीं पे हवा में ध्वस्त हो जाएगा। लेसर बीम ने भी काम नहीं किया। अब इसके बाद जो था, वो था ड्रोन्स के लिए, और ये शॉर्ट रेंज मिसाइल के लिए जो गाजा से आ सकते थे, उसके लिए 2 थे। कुल मिला के इनका जो 7 लेयर मैकेनिज्म था, डिफेंस मैकेनिज्म, वो खत्म हो गया और वो कहीं भी अब काम नहीं कर रहा है। हकीकत ये है कि इनके पास इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं और
ताजा खबर ये है कि हिंदुस्तान से भी इन्होंने बात किया। हालांकि हिंदुस्तान का ये मानना होगा, अभी तक इसके बारे में कोई मैनिफेस्टेशन नहीं आया है, कोई क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन ये माना जा रहा है, हिंदुस्तान ये कह रहा है कि नहीं साहब, वो तो जो हम सिंधु या ऑपरेशन कर रहे थे वहां से निकालने के लिए, ये उसके सिलसिले में बातचीत हुई थी। हकीकत ये है कि बातचीत शायद उन्होंने मांगा हो, इनसे मिसाइल मांगा हो, क्योंकि इनके या इंटरसेप्टर्स मांगे हो। रूस के हमारे पास S-400 है, ऐसा कोई डिमांड किया हो, जो कि भारत नहीं दे सकता। ये बात सच है कि भारत अपने उसमें फंसा हुआ है। तो इज़राइल अगर भारत से मांग सकता है, अमेरिका को त्राहिमाम कर सकता है, तो इसका मतलब है कि उसके जो इंटरसेप्टर्स हैं वो खत्म हो रहे हैं। इधर दूसरा ये था कि उसने स्ट्रेटजी बदली इज़राइल ने, और कहा कि साहब ये लॉन्च जिससे हो रहा है, जो लॉन्चर्स ईरान से चल रहे हैं, सीधे अगर हम उनको मार दें तो इनके मिसाइल फिर उड़ेंगे कैसे? इनके मिसाइल प्रोजेक्ट कैसे होंगे? तो इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई। ये भूल गए कि अगर ईरान अपने पहाड़ों में न्यूक्लियर वो लगा सकता है, सेंट्रीफ्यूज न्यूक्लियर मशीन लगा सकता है, सेंट्रीफ्यूज लगा सकता है, तो उसने लॉन्चर भी पहाड़ के नीचे लगाए होंगे और एक वाल्व खुला छोड़ा होगा। उस पे आप कैसे करेंगे? लिहाजा आपके लिए यह मुश्किल हो गया कि वो लॉन्चर्स है कहां, ये डिटेक्ट करे। फिर ईरान का साइज कितना है? भारत के आधा है। आप समझ लें, भारत 32-33 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का है, और ये 16-17 लाख वर्ग किलोमीटर का है ईरान। जबकि इराक कितना है, सॉरी, इसराइल कितना है? इसराइल उसका 75वां हिस्सा है, 21,000 वर्ग किलोमीटर सिर्फ है। लिहाजा अगर ईरान ने अगर अपने मिसाइल्स फेंके, तो वो इनके लगभग सभी इंस्टॉलेशंस पे गिरेंगे, जिसमें कि रिफाइनरीज हैं, साउथ साउथ में जो रिफाइनरीज हैं उस पे गिरेंगे। और साउथ नॉर्थ क्या है, तो छोटा सा ईरान एक देश, इसराइल एक देश है। नतीजा क्या होगा कि आपके सिविल तो छोड़िए, सिविल पे वो नहीं करना चाहेगा, लेकिन आपके जितने भी सिविल हैं, छोटा सा आप कंट्री है, उसमें बहुत सारे आपके इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, तो सबसे बड़ा रिफाइनरी को आपको खतरा है। और यही वजह है कि इजराइल के जो डिफेंस के चीफ थे अभी 2 साल पहले, और अभी भी उनसे सलाह ली जाती है, उन्होंने कल कहा कि भाई ऐसा है कि हमारे पास कोई अनकाउंटेड तो है नहीं इंटरसेप्टर्स जो मिसाइल को रोक लें, उसकी सीमा है ना। तो अगर वहां से निर्बाध रूप से आ रहे हैं, तो हम कितने इंटरसेप्टर डिप्लॉय करेंगे? नतीजा ये होगा कि हम चुनना पड़ेगा कि अगर वो रेगिस्तान में गिर रहा है हमारे देश के, उसका ट्रेजेक्टरी रेगिस्तान में है, तो हम उसको भूल जाएंगे, और जो मिसाइल हमारे रिफाइनरी पे हमला कर रहा है, जो हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे हमला कर रहा है, हम उसको उस इंटरसेप्टर उसको रोकने के लिए लगाएंगे। ये कहना काफी इंपॉर्टेंट है कि उनके पास बुरी तरह से इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। अब अमेरिका क्यों फंस गया? अमेरिका ने मान लीजिए कि बम चलाया और बम से तोड़ भी दिया। अगर हम ये भी मान लेते हैं कि फर्दों का भी इंस्टॉलेशन, जैसा कि इन्होंने नातांज में किया था, वैसा फर्दों में भी करते हैं, और फर्दों के अलावा जो तीसरा इनका इस्टेब्लिशमेंट है इस्फहान, वहां भी करते हैं। और फर्दों खास करके है, क्योंकि उसमें एनरिचमेंट काफी हाई लेवल पे होता है, जो पहाड़ों के नीचे है, पहाड़ों के नीचे काफी गहराई में है। हम ये भी मान लेते हैं कि आपने अपने बम से कर दिया, तो क्या उससे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रुक जाएगा? आपने मूर्खता के फैसले लिए। अमेरिका की, ट्रंप की प्रॉब्लम यह है कि वो आदमी गहराई तक सोच नहीं पाता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो दूर तक इंस्टेंट सोचता है। यहां तक कि अमेरिका का प्रेसिडेंट, जिसका जीडीपी, उस देश का, जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, जिसका जीडीपी, आप ताज्जुब करेंगे, जो दुनिया भर की जीडीपी है उसका 1/3 है, करीब 28-29%। इस समय अमेरिका का जीडीपी करीब $30 ट्रिलियन है, जबकि दुनिया का $106 ट्रिलियन है। चीन का $19 ट्रिलियन है, भारत का $4 ट्रिलियन है। तो ऐसे में बहुत सिंपल सी बात है कि अमेरिका
अगर ये सोच के ये कुछ कर रहा है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देगा, तो ईरान ये करने नहीं जा रहा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर भी होते रहेंगे, उसके एनरिचमेंट कहीं और करेगा, किसी और पहाड़ के नीचे करेगा, क्योंकि उसका जो जीडीपी है, पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप देखें, तो ईरान का 10 गुना पॉपुलेशन है, लेकिन एरिया 75 गुना ज्यादा है। तो जाहिर है उसके पास जमीन काफी है। अब ईरान अगर हमला करता है, तो अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान को उतना नुकसान नहीं होगा जितना आसानी से ईरान हमला करेगा तो इजराइल को होगा, क्योंकि बहुत छोटा है, 21,000 वर्ग किलोमीटर का है। ये ईरान की एक स्ट्रेटजी। और तब जबकि उसके सारा जो डिफेंस मैकेनिज्म था, जिसको कि उसने कहा था आयरन डोम है हमारे पास, और क्या है, वो आएगा तो ये मारे, ये आएगा तो वो मारेंगे, ये करते करते पता लगा कि उसके सारे मारने वाले तो ध्वस्त हो गए, खत्म हो रहे हैं। तो यहां पे आके इजराइल फंस गया है। अमेरिका की मुश्किल ये है कि अमेरिका में अपना विरोध शुरू हो गया है। और दूसरा, ये भी भरोसा नहीं है कि उसके जो बॉम्बर्स आएंगे, कई बॉम्बर्स लाने पड़ेंगे, जिसको कि आप जानते हैं कि इसका B2 नाम से जो बॉम्बर है, जिसको कि इन्होंने बड़े हो हल्ले से, बहुत शोर शराबे से कहा था कि B2 बॉम्बर हमारा आएगा और भी सब खत्म कर देगा, B2 स्पिरिट। और क्या करेगा वो साहब जितना भी ये बंकर बस्टर है, हमारा बम इतना बड़ा, जो दुनिया का सबसे कन्वेंशनल बड़ा बम है, अब उससे वो सीधे अंदर जाएगा। तब पता लगा कि IAEA जो होता है, एटॉमिक एनर्जी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके एक अफसर ने बताया कि नहीं नहीं, तुम्हें अंदाजा नहीं, मैं तो गया हूं वहां पे, वो 800 मीटर नीचे है, जमीन के करीब 800 मीटर नीचे, पहाड़ों के बीच में है। तो तुम्हें कितने लगाने पड़ेंगे इसका इनको अंदाजा नहीं था। ईरान के कितने किस्म के मिसाइल हैं इसका अंदाजा नहीं था। ये अमेरिका को जब पता लगा, तो उसने अचानक ट्रंप को, और ट्रंप बहुत वो नहीं है, बहुत हिम्मती आदमी नहीं है, ये भभकी देते हैं। तो ट्रंप की भभकी वहां पे खत्म हो गई, क्योंकि ट्रंप की भभकी कोई सुनने को भी नहीं तैयार था। और यहां से धमकी ये गई कि हम अपना ये मिसाइल रेंज ला रहे हैं, और ये वाला जो मिसाइल जो कल अस्पताल पे गिरा है, ये वाकई बहुत पावरफुल है। और ऐसे अभी कई मिसाइल्स उनके पास है, करीब 7 की जानकारी तो मुझे खुद को है व्यक्तिगत रूप से। जो मिसाइल्स उनके पास है, मैं आपको उनका बता देता हूं। जो मिसाइल्स है, ये जो लेटेस्ट है, ये फत्ताह फत्ताह 1 है। इसके अलावा सीमोर्ग है, सीमोर्ग का भी रेंज 4,000 से 6,000 किलोमीटर है। खुर्रम शहर मिसाइल है, ये कहने को तो मीडियम रेंज है, लेकिन ये क्रॉस कर सकता है। इसराइल तक पहुंचना उसके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि 3,000 से 4,000 किलोमीटर है खुर्रम शहर मिसाइल। उसके बाद सेजिल है, जो पहला था। तो जो 13 लहरें इन्होंने फेंकी, उसमें हर बार नए किस्म के मिसाइल ईरान फेंकता था। यही वजह है कि समझी में नहीं आया इसराइल को कि किन किन इंटरसेप्टर्स को हम डिप्लॉय करें और किस लेवल पे करें। नतीजा ये हुआ कि राइजिंग लायन का जो इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया था, वो ऑपरेशन ट्रू प्रमोशन जो ईरान का था, ऑपरेशन ट्रू प्रमोशन 3, उससे ये ध्वस्त होने लगा। अब ट्रंप की जो मुश्किल है वो ये है कि घर पे भी उनको दिक्कत हो रही है, घर पे जबरदस्त विरोध हो रहा, और ट्रंप की बहकी बातों से भी लोग काफी नाराज हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। फिर उसके थोड़ी देर बाद आ गया कि साहब हफ्ता 2 हफ्ता लगेगा, इस युद्ध में हफ्ते 2 हफ्ते में तो बहुत कुछ हो जाएगा, ट्रंप तब तक सोचते रह जाएंगे। लिहाजा ये टैक्टिकल था कि अमेरिका अब अपने कदम पीछे खींच रहा है, और ये कदम इसलिए खींच रहा है कि ईरान को वो कंट्रोल में जो लेना चाहता था और समझता था कि त्राहिमाम करके हमारे पैरों पे आ जाएगा, वो बिल्कुल उल्टा हुआ। धमकी ईरान को मिलने लगी, और ईरान के इस्टेब्लिशमेंट पे मिलने लगी, क्योंकि ये मिसाइल के टारगेट में सारे वो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं। तीसरा क्या हुआ, तीसरी गलती जो ट्रंप ने की, एक छोटेपन में, एक व्यक्ति जो बहुत छोटा होता है उसकी सोच बहुत छोटी होती है। ट्रंप ये समझ ही नहीं पाए कि अरब वर्ल्ड कुछ भी करेगा, कम से कम एक इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अपनी जमीन तो नहीं देने जा रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब गलती क्या की, इसकी जगह उन्हें मुनीर को खाना खिलाया, और समझे कि मुनीर तो सब कुछ है,
तो उन्होंने पहली बार प्रोटोकॉल तोड़ के एक जनरल को खाना खिलाया, इनवाइट किया, खाना खिलाया। पाकिस्तान को बताया कि वो तो साहब वो तो मेरा बहुत ही प्रिय देश है। अब जो गलती की ट्रंप ने छोटेपन में वो ये था कि मुनीर क्या जिंदा रह पाएंगे पाकिस्तान में एक इस्लामिक कंट्री के खिलाफ। अमेरिका को अपनी जमीन देखे, आज के पाकिस्तान में जो माहौल है उसमें क्या आतंकवादी तंजीमें, वहां के लोग, वहां की के आवाम क्या मुनीर को सरवाइव सांस ले पाएंगे अगर उन्होंने यहां से लॉन्चिंग पैड दे दिया अमेरिका को। तो अरब वर्ल्ड ने मना कर दिया। और मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे में आप पाएंगे कि या तो मुनीर माफी मांगेंगे या वहां की जनता सड़कों पे आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी ये अलाउ नहीं करेगा कि एक अपने ही, पाकिस्तान खुद इस्लामिक स्टेट है और एक इस्लामिक स्टेट को बर्बाद करने के लिए वो अपनी जमीन दे। ये वहां की तंजीमें नहीं अलाउ करेंगी और मुनीर तंजीमों के खिलाफ जाके जिंदा रहे, ये मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा ट्रंप ने जो तीसरी गलती की वो ये था कि मुनीर को लेके वो समझ रहे हैं कि हम वहां से लॉन्च कर सकते हैं। ये उनकी तीसरी गलती थी। कुल मिला के ये है कि ईरान के मुकाबले अब अमेरिका और इजराइल बैकफुट पे आने लगे हैं। ये जो हफ्ते 2 हफ्ते का है, ये सिर्फ एक विंडो है जिसमें ईरान से समझौता वार्ता करेंगे। जाहिर है ईरान भी तैयार होगा, क्योंकि ईरान को यही वादा करना है ना कि हम न्यूक्लियर ग्रेड नहीं बनाएंगे। तो अगर बिना वादा किए इजराइल बना सकता है बम, बिना वादा किए पाकिस्तान बना सकता है, तो इजराइल वादा करके बना लेगा तो कौन सी बड़ी बात होगी। लिहाजा फिलहाल ये लग रहा है कि ये शांति एक बार फिर बहाल होगी, और इसलिए नहीं होगी कि ट्रंप की बकैती चल रही है, ट्रंप का डोमिनेंस चल रहा है, इसलिए होगी कि ट्रंप हार गया। मेरे ख्याल से आपको इस चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस मुद्दे पे और भी बात करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।